चैप्टर 12 जटिलताएं। बेला और मैं चुपचाप बायोलॉजी की ओर चल पड़े। हम एंजेला वेबर के पास से गुजरे, जो फुटपाथ पर खड़ी थी, अपने त्रिकोणमिति वर्ग के एक लड़के के साथ असाइनमेंट पर चर्चा कर रही थी। मैंने उसके विचारों को सरसरी तौर पर देखा और अधिक निराशा की उम्मीद की, लेकिन उनके उदास स्वर से आश्चर्यचकित हो गया। तो एंजेला को कुछ चाहिए था। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से उपहार में दिया जा सके। एंजेला की निराशाजनक तड़प सुनकर मुझे एक पल के लिए अजीब तरह की तसल्ली महसूस हुई। मेरे अंदर एक आत्मीयता की भावना भर गई और मैं उस पल उस दयालु इंसानी लड़की के साथ एक हो गई। ये जानकर मुझे बहुत राहत मिली कि मैं अकेली नहीं थी जो दुखद प्रेम कहानी जी रही थी। हर जगह दिल टूटने का गम था। अगले ही पल मैं अचानक और पूरी तरह से चिढ़ गया, क्योंकि एंजेला की कहानी दुखद नहीं होनी चाहिए थी। वह इंसान थी और वह भी इंसान था, और उसके दिमाग में जो अंतर इतना असाध्य लग रहा था वह मेरी अपनी स्थिति की तुलना में वाकई हास्यास्पद था। उसके टूटे हुए दिल का कोई कारण नहीं था। कितना बेकार का दुख। इस एक कहानी का सुखद अंत क्यों नहीं होना चाहिए? मैं उसे एक उपहार देना चाहता था। खैर, मैं उसे वह दूंगा जो वह चाहती थी। मानव स्वभाव के कारण मैंने जो किया, उसे देखते हुए शायद ये बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। मैंने उसके बगल में बैठे लड़के की चेतना को टटोला, जो उसके स्नेह का पात्र था, और वह अनिच्छुक नहीं लग रहा था। वह बस उसी कठिनाई से घिरा हुआ था जो वह थी। मुझे बस सुझाव देना था। योजना आसानी से बन गई। स्क्रिप्ट मेरे प्रयास के बिना ही खुद ही लिख दी गई। मुझे एम्मेट की मदद की ज़रूरत थी। उसे इसके लिए राज़ी करना ही एकमात्र असली मुश्किल था। अमर प्रकृति की तुलना में मानव प्रकृति को नियंत्रित करना बहुत आसान है। मैं अपने समाधान से, एंजेला के लिए अपने उपहार से खुश था। यह एक अच्छा उपहार था मेरी अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए। काश मेरी भी समस्याएं इतनी आसानी से सुलझ जातीं। बेला और मैं अपनी सीट पर बैठे तो मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो गया। शायद मुझे और सकारात्मक होना चाहिए। शायद हमारे लिए कोई समाधान हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरह एंजेला का स्पष्ट समाधान उसके लिए इतना अदृश्य था। शायद नहीं, लेकिन निराशा के साथ समय क्यों बर्बाद करना? बेला के मामले में मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। हर सेकंड मायने रखता था। श्री बैनर एक पुराना टीवी और वीसीआर लेकर अंदर आए। वे एक ऐसे भाग को छोड़ रहे थे जिसमें उनकी विशेष रुचि नहीं थी। आनुवांशिक विकार अगले 3 दिनों तक एक फिल्म दिखाकर। लोरेंजो का तेल कोई खुशनुमा टुकड़ा नहीं था, लेकिन इससे कमरे में उत्साह कम नहीं हुआ। कोई नोट्स नहीं, कोई परीक्षण योग्य सामग्री नहीं। मनुष्य प्रसन्न थे। मेरे लिए ये किसी भी तरह से मायने नहीं रखता था। मैं बेला के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने की योजना नहीं बना रहा था। मैंने आज अपनी कुर्सी को उसके पास से दूर नहीं किया ताकि खुद को सांस लेने के लिए जगह मिल सके। इसके बजाय मैं उसके पास वैसे ही बैठा जैसे कोई सामान्य इंसान बैठता है। हम कार में जितने करीब बैठे थे, उससे भी ज्यादा करीब, इतना करीब कि मेरे शरीर का बायां हिस्सा उसकी त्वचा की गर्मी में डूबा हुआ महसूस हुआ। यह एक अजीब अनुभव था, मज़ेदार और घबराहट भरा, लेकिन मुझे यह उसके सामने मेज़ पर बैठने से ज़्यादा पसंद था। यह मेरी आदत से ज़्यादा था, और फिर भी मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह पर्याप्त नहीं था। मैं संतुष्ट नहीं था। उसके इतने करीब होने से मुझे और भी करीब जाने की इच्छा हुई। मैंने उस पर खतरे के लिए चुंबक होने का आरोप लगाया था। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सचमुच सच था। मैं खतरा था, और जैसे जैसे मैं खुद को उसके करीब लाता गया, उसका आकर्षण बढ़ता गया। और फिर मिस्टर बैनर ने लाइटें बंद कर दीं। यह अजीब था कि इससे कितना फर्क पड़ा, ये देखते हुए कि रोशनी की कमी मेरी आंखों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैं अभी भी पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक से देख सकता था। कमरे का हर विवरण स्पष्ट था। तो अचानक हवा में बिजली का झटका क्यों लगा? क्या इसलिए कि मुझे पता था कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बेला और मैं दोनों ही दूसरों के लिए अदृश्य थे, मानो हम अकेले थे, बस हम दोनों, अंधेरे कमरे में छिपे हुए, एक दूसरे के इतने करीब बैठे हुए।
मेरा हाथ बिना मेरी अनुमति के उसकी ओर बढ़ा, सिर्फ उसका हाथ छूने के लिए, उसे अंधेरे में थामने के लिए। क्या यह इतनी भयानक गलती होगी? अगर मेरी त्वचा उसे परेशान करती, तो उसे बस पीछे हट जाना पड़ता। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपनी बाजुओं को अपनी छाती पर कसकर मोड़ लिया और मेरे हाथ बंद हो गए। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा। अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो मैं बस एक और मामूली स्पर्श, उसके और करीब जाने की इच्छा रखूंगा। मैं यह महसूस कर सकता था। मेरे अंदर एक नई तरह की इच्छा बढ़ रही थी, जो मेरे आत्मनियंत्रण को खत्म करने का काम कर रही थी। कोई गलती नहीं। बेला ने अपनी बाहें अपनी छाती पर सुरक्षित रूप से मोड़ ली और उसके हाथ मेरी तरह मुट्ठी में बंध गए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं उसे फुसफुसाकर ये बातें कहना चाहता था, लेकिन कमरा इतना शांत था कि फुसफुसाकर भी बात नहीं हो सकी। फिल्म शुरू हुई, अंधेरे को थोड़ा हल्का करते हुए। बेला ने मेरी तरफ देखा। उसने देखा कि मैं अपने शरीर को किस तरह से पकड़े हुए था, बिल्कुल उसके शरीर की तरह, और मुस्कुराए। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे और उसकी आंखें गर्मजोशी भरे आमंत्रणों से भरी हुई लग रही थीं। या शायद मैं वही देख रहा था जो मैं देखना चाहता था। मैं भी मुस्कुराया। उसकी सांसें रुक गईं और वह धीरे से चिल्लाने लगी, जल्दी से दूर। इससे बात और भी खराब हो गई। मुझे उसके विचार पता नहीं थे, लेकिन मुझे अचानक से यकीन हो गया कि मैं पहले भी सही था और वह चाहती थी कि मैं उसे छूऊं। उसे भी मेरी तरह ये खतरनाक इच्छा महसूस हुई। उसके और मेरे शरीर के बीच बिजली गुनगुना रही थी। वो पूरे घंटे भर हिली नहीं, अपनी कठोर, नियंत्रित मुद्रा में रही जबकि मैं अपनी मुद्रा में था। कभी कभी वह फिर से मेरी ओर देखती और गुनगुनाती धारा अचानक मुझे झकझोर देती। घंटा बीत गया धीरे धीरे, पर फिर भी काफी धीरे नहीं। यह इतना नया था कि मैं उसके साथ कई दिनों तक ऐसे ही बैठ सकता था, बस इस एहसास को पूरी तरह से महसूस करने के लिए। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं अपने आप से एक दर्जन बार बहस करता रहा, तर्क शक्ति इच्छा शक्ति से संघर्ष करती रही। अंततः मिस्टर बैनर ने पुनः लाइटें जला दी। चमकीले फ्लोरोसेंट के नीचे कमरे का माहौल सामान्य हो गया। बेला ने आह भरी और अपनी उंगलियों को सामने की ओर मोड़ते हुए खींची। इतने लंबे समय तक उस स्थिति में रहना उसके लिए असहज रहा होगा। मेरे लिए यह आसान था। स्थिरता स्वाभाविक रूप से आई। उसके चेहरे पर राहत भरी अभिव्यक्ति देखकर मैं हंस पड़ा। खैर, ये दिलचस्प था। उसने धीरे से कहा। वो स्पष्ट रूप से समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं ये सुनने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहती थी कि वो क्या सोच रही थी। अभी मैंने आह भरी। कोई भी इच्छा इसमें मदद नहीं करने वाली थी। क्या हम ऐसा करें? मैंने खड़े होकर पूछा। उसने चेहरा बनाया और अस्थिर भाव से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे उसे डर हो कि वह गिर जाएगी। मैं उसे अपना हाथ दे सकता था, या मैं उस हाथ को उसकी कोहनी के नीचे हल्के से रख सकता था और उसे संभाल सकता था। निश्चित रूप से यह इतना भयानक उल्लंघन नहीं होगा। कोई गलती नहीं। जब हम जिम की ओर जा रहे थे तो वह बहुत शांत थी। उसकी आंखों के बीच की सिलवटें साफ दिख रही थीं। यह इस बात का संकेत था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरा स्वार्थी पक्ष ये तर्क देता था कि मेरी त्वचा का एक स्पर्श भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं अपने हाथ के दबाव को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरी स्पर्श संवेदना मनुष्य की तुलना में बेहतर विकसित थी। मैं एक दर्जन क्रिस्टल के प्यालों को बिना तोड़े घुमा सकता था। मैं साबुन के बुलबुले को बिना फूटे हिला सकता था, जब तक मैं खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता। बेला साबुन के बुलबुले की तरह थी, नाजुक और क्षणभंगुर, अस्थायी। मैं कब तक उसके जीवन में अपनी उपस्थिति को सही ठहरा पाऊंगा? मेरे पास कितना समय है? क्या मुझे इस मौके की तरह, इस पल की तरह, इस सेकंड की तरह एक और मौका मिलेगा? वो हमेशा मेरी पहुंच में नहीं होगी। बेला जिम के दरवाजे पर मेरी ओर मुड़ी और मेरे चेहरे पर भाव देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो कुछ नहीं बोली,
मैंने उसकी आंखों के प्रतिबिंब में खुद को देखा और अपने अंदर चल रहे संघर्ष को देखा। मैंने अपने चेहरे को बदलते देखा क्योंकि मेरा बेहतर पक्ष बहस हार गया था। मेरा हाथ बिना किसी सचेत आदेश के उठा, जैसे वह सबसे पतले कांच से बनी हो, जैसे वह उस बुलबुले की तरह नाजुक हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरी उंगलियों ने उसके गाल की हड्डी को ढकने वाली गर्म त्वचा को सहलाया। मेरे स्पर्श से वह गर्म हो गई और मैं उसकी पारदर्शी त्वचा के नीचे रक्त की धड़कन को महसूस कर सकता था। बस, मैंने आदेश दिया, हालांकि मेरा हाथ उसके चेहरे के किनारे पर खुद को ढालने के लिए तड़प रहा था। बस, मेरे लिए अपना हाथ पीछे खींचना, खुद को उसके और करीब जाने से रोकना मुश्किल था। एक पल में मेरे दिमाग में हजारों अलग अलग संभावनाएं घूम रही थीं, उसे छूने के हजारों अलग अलग तरीके। मेरी उंगली की नोकुंगलियां उसके होठों के आकार को दर्शाती हैं। मेरी हथेली उसकी ठोड़ी को थामे हुए है। उसके बालों से क्लिप खींचकर उसे अपने हाथ पर फैला रहा हूँ। मेरी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई हैं, उसे अपने शरीर की लंबाई के खिलाफ पकड़े हुए हैं। पर्याप्त। मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं घूम जाऊं, उससे दूर हट जाऊं। मेरा शरीर अकड़ गया अनिच्छा से। मैंने अपने मन को पीछे छोड़ दिया और उसे देखने लगा। मैं तेजी से दूर चला गया, लगभग प्रलोभन से भाग रहा था। मैंने माइक न्यूटन के विचारों को सुना, वे सबसे जोरदार थे जब उसने बेला को विस्मृति में उसके पास से गुजरते देखा। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और उसके गाल लाल थे। वो गुस्से से भर गया और अचानक मेरा नाम उसके सिर में गालियों के साथ घुल मिल गया। मैं थोड़ा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। प्रतिक्रिया, मेरा हाथ झुनझुनी कर रहा था। मैंने उसे मोड़ा और फिर मुट्ठी में बंद कर लिया, लेकिन ये बिना दर्द के चुभता रहा। नहीं, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उसे छूना फिर भी एक गलती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंगारे सुलग रहे हों, मानो मेरी प्यास की जलन का एक धीमा संस्करण मेरे पूरे शरीर में फैल गया हो। अगली बार जब मैं उसके करीब गया, तो क्या मैं खुद को उसे छूने से रोक पाऊंगा? और अगर मैंने उसे दूसरी बार छुआ, तो क्या मैं उसे छूने से रोक पाऊंगा? अब और कोई गलती नहीं, बस इतना ही। एडवर्ड, यादों का आनंद लो, मैंने खुद से गंभीरता से कहा, और अपने हाथ अपने पास रखो। ऐसा करो, नहीं तो मुझे खुद को मजबूर करना पड़ेगा, किसी तरह, क्योंकि अगर मैं गलतियां करने पर जोर देता तो मैं खुद को उसके पास नहीं आने देता। मैंने गहरी सांस ली और अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश की। एम्मेट ने इंग्लिश बिल्डिंग के बाहर मुझे पकड़ लिया। अरे एडवर्ड, वह बेहतर दिख रहा है। अजीब है, लेकिन बेहतर है। खुश? अरे एम, क्या मैं खुश दिख रही थी? मुझे लगा, मेरे दिमाग में उथल पुथल के बावजूद, मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। अपना मुंह बंद रखो, बच्चे। रोज़ली तुम्हारी जीभ बाहर निकाल देगी। मैंने आह भरी। माफ करना, मैंने तुम्हें इस स्थिति से निपटने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, रोज इससे उबर जाएगी। वैसे भी ऐसा होना ही था। एलिस ने जो देखा, एलिस के सपने वो नहीं थे जिनके बारे में मैं अभी सोचना चाहता था। मैं आगे की ओर देखता रहा, मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। जब मैं ध्यान भटकाने के लिए कुछ खोज रहा था, तभी मेरी नज़र बेन चेनी पर पड़ी जो अंदर आ रहे थे। हमारे आगे स्पेनिश कमरा। यहाँ एंजेला देने के लिए मेरे पास मौका था। वेबा उसका उपहार। मैंने चलना बंद कर दिया और एम्मेट का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट रुको, क्या चल रहा है? मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या आप फिर भी मुझ पर एक एहसान करेंगे? कौन सा उपकार? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने धीमी आवाज में और इतनी तेज गति से कि ये शब्द किसी इंसान के लिए समझ से बाहर हो जाते, उसे समझाया कि मैं क्या चाहता था। जब मेरा काम खत्म हो गया तो वह मुझे घूरता रहा, उसके विचार उसके चेहरे की तरह ही खाली थे। तो मैंने पूछा, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? उसे जवाब देने में 1 मिनट लगा, लेकिन क्यों? चलो एम्मेट, क्यों नहीं? तुम कौन हो और तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? क्या तुम ही नहीं हो जो शिकायत करते हो कि स्कूल हमेशा एक जैसा होता है? ये कुछ अलग बात है न? इसे एक प्रयोग समझो, मानव स्वभाव में एक प्रयोग। वो एक पल के लिए मुझे घूरता रहा, फिर उसने हार मान ली।
ठीक है, यह अलग है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। एम्मेट ने नाक भान सिकुड़ी और फिर कंधे उचका दिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। अब जब वह मेरे साथ था तो मैं अपनी योजना के बारे में और अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था। रोज़ली एक परेशानी थी, लेकिन एम्मेट को चुनने के लिए मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा। मेरे भाई से बेहतर कोई भाई नहीं था। एम्मेट को अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम कक्षा में गए तो मैंने एक बार धीरे से उसे उसकी पंक्तियां सुनाईं। बेन पहले से ही मेरे पीछे अपनी सीट पर बैठा था, अपना होमवर्क जमा करने के लिए तैयार था। एम्मेट और मैं दोनों बैठे और वही काम किया। कक्षा अभी भी शांत नहीं हुई थी। धीमी बातचीत की बड़बड़ाहट तब तक जारी रहती जब तक कि श्रीमती गॉफ ने ध्यान देने के लिए नहीं कहा। वह जल्दी में नहीं थी, पिछली कक्षा की प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कर रही थी। तो एम्मेट ने ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, क्या तुमने एंजेला वेबर को बाहर चलने के लिए कहा है? मेरे पीछे कागज़ों की सरसराहट की आवाज़ अचानक बंद हो गई और बेन स्तब्ध रह गया। उसका ध्यान अचानक हमारी बातचीत पर केंद्रित हो गया। एंजेला, वे एंजेला के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे उसकी रुचि थी। नहीं, मैंने खेद प्रकट करने के लिए धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं? एम्मेट ने तुरंत पूछा। क्या हमें साहस की कमी है? मैंने उस पर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं। मैंने सुना है कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। एडवर्ड कलन एंजेला से बाहर जाने के लिए कहने वाला था, लेकिन नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे उसके आसपास नहीं देखना चाहता। वह उसके लिए सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मैंने इस शिष्टता, सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की आशा नहीं की थी। मैं ईर्ष्या का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन जो भी हुआ, काम कर गया। क्या आप इसे अपने रास्ते में आने देंगे? एम्मेट ने फिर से सुधार करते हुए तिरस्कारपूर्वक पूछा। क्या आप प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हैं? मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने जो बताया उसका इस्तेमाल किया। देखो, मुझे लगता है कि उसे यह बेन वाला व्यक्ति वाकई पसंद है। मैं उसे इसके अलावा कुछ और समझाने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ। और भी लड़कियां हैं। मेरे पीछे वाली कुर्सी पर जो प्रतिक्रिया हुई वह विद्युतीय थी। कौन? एम्मेट ने स्क्रिप्ट पर वापस आते हुए पूछा। मेरे लैब पार्टनर ने बताया कि यह चेनी नाम का कोई लड़का था। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। केवल घमंडी कल्लन ही इस छोटे से स्कूल के हर छात्र को न जानने का नाटक करके बच सकते थे। बेन का सिर सदमे से घूम रहा था। मैं एडवर्ड कलन के लिए, लेकिन वो मुझे क्यों पसंद करेगी? एडवर्ड, एम्मेट ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए लड़के की ओर अपनी आंखें घुमाईं। वह तुम्हारे ठीक पीछे है, उसने मुंह से कहा, इतना स्पष्ट कि मनुष्य आसानी से शब्दों को पढ़ सकता था। ओह, मैंने भी बड़बड़ाते हुए कहा। मैं अपनी सीट पर मुड़ा और एक बार मेरे पीछे बैठे लड़के की तरफ देखा। एक पल के लिए चश्मे के पीछे की काली आंखें डरी हुई थीं, लेकिन फिर वह सख्त हो गया और मेरे स्पष्ट रूप से अपमानजनक मूल्यांकन से शर्मिंदा होकर अपने कंधों को चौड़ा कर लिया। उसकी थोड़ी बाहर निकल गई और गुस्से की लाली ने उसकी सुनहरी भूरी त्वचा को काला कर दिया। हाँ, मैंने अहंकार से कहा और एम्मेट की ओर मुड़ा। वह सोचता है कि वह मुझसे बेहतर है, लेकिन एंजेला ऐसा नहीं सोचती। मैं उसे दिखा दूंगा। बिल्कुल सही। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो योकी को नृत्य के लिए ले जा रही थी? एम्मेट ने पूछा और उस लड़के का नाम लेते हुए नाक भान सिकुड़ी, जिसे कई लोग उसकी अजीब हरकतों के कारण तिरस्कृत करते थे। ये जाहिर तौर पर एक सामूहिक निर्णय था। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बेन इस बारे में स्पष्ट था। एंजेला शर्मीली है। अगर भी अच्छा, अगर किसी लड़के में उसे बाहर चलने के लिए कहने की हिम्मत नहीं है, तो वह कभी भी उससे नहीं पूछेगी। तुम्हें शर्मीली लड़कियां पसंद हैं? एम्मेट ने कहा, फिर से कामचलाऊ अंदाज में। शांत लड़कियां पसंद हैं। मुझे नहीं पता। शायद बेला स्वान। मैंने उस पर मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल। फिर मैं प्रदर्शन पर लौट आया। शायद एंजेला इंतजार करते करते थक जाएगी। शायद मैं उसे प्रॉम में बुलाऊं। नहीं,
तुम नहीं जाओगी, बेन ने सोचा, अपनी कुर्सी पर सीधा होकर। तो क्या हुआ अगर वह मुझसे लंबी है? अगर उसे परवाह नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। वो इस स्कूल की सबसे अच्छी, होशियार, सबसे सुंदर लड़की है। और वह मुझे चाहती है। मुझे ये बेन पसंद आया। वह बुद्धिमान और नेकदिल लग रहा था, शायद एंजेला जैसी लड़की के लायक भी। जब श्रीमती गॉफ खड़ी होकर कक्षा का अभिवादन कर रही थी, तो मैंने डेस्क के नीचे खड़े होकर अमित को अंगूठा दिखाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह एक तरह से मज़ेदार बात थी, अमित ने सोचा। मैं खुद पर मुस्कुराया। मुझे खुशी हुई कि मैं एक प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने में सक्षम था। मुझे यकीन था कि बेन इस काम को पूरा करेगा और एंजेला को मेरा गुमनाम उपहार मिलेगा। मेरा कर्ज चुका दिया गया था। मनुष्य कितने मूर्ख हैं कि 6 इंच की ऊंचाई के अंतर के कारण उनकी खुशियां खत्म हो गईं। मेरी सफलता ने मुझे अच्छे मूड में ला दिया। मैं फिर से मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मनोरंजन के लिए तैयार हो गया। आखिरकार, जैसा कि बेला ने दोपहर के भोजन पर बताया था, मैंने उसे पहले कभी जिम क्लास में एक्शन में नहीं देखा था। जिम में गूंजती आवाज़ों में माइक के विचारों को पहचानना सबसे आसान था। पिछले कुछ हफ्तों में उसका दिमाग बहुत ज्यादा परिचित हो गया था। एक आह भरते हुए, मैंने खुद को उसकी बातें सुनने के लिए समर्पित कर दिया। कम से कम मुझे यकीन था कि वो बेला पर ध्यान दे रहा होगा। मैं ठीक समय पर पहुंच गया था जब उसने बेला का बैडमिंटन पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही उसने ये सुझाव दिया, उसके दिमाग में बेला के साथ अन्य पार्टनरशिप के बारे में विचार आने लगे। मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई, मेरे दांत भीग गए और मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि माइक न्यूटन की हत्या करना अभी भी अनुमति नहीं है। धन्यवाद, माइक, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते से दूर रहूंगा। वो उस पर मुस्कुराए और बेला से जुड़ी कई दुर्घटनाओं की झलक माइक के दिमाग में कौंध गई। माइक पहले अकेले खेलता रहा, जबकि बेला कोर्ट के पिछले हिस्से में अपने रैकेट को सावधानी से पकड़े हुए झिझकती रही, मानो अगर उसे ज्यादा जोर से हिलाया गया तो रैकेट फट सकता है। फिर कोच क्लैप ने आकर माइक को आदेश दिया कि वह बेला को खेलने दे। ओह, माइक ने सोचा जब बेला एक आह भरते हुए आगे बढ़ी, उसे पकड़ते हुए रैकेट को एक अजीब कोण पर रखना। जेनिफर फोर्ड ने अपने विचारों को एक आत्मसंतुष्ट मोड़ देते हुए सीधे बेला की ओर बर्दी सर्व की। माइक ने देखा कि बेला उस ओर लपक रही थी, रैकेट को अपने लक्ष्य से कई गज दूर घुमा रही थी और वह वॉली को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ा। मैं बेला के रैकेट की दिशा को देखकर घबरा गया। निश्चित रूप से, ये तना हुआ जाल से टकराया और वापस उसकी ओर उछला, उसके माथे को छूते हुए, फिर घूमकर माइक के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। ओह ओह उफ, इससे चोट का निशान रह जाएगा। बेला अपना माथा सहला रही थी। मेरे लिए अपनी सीट पर बैठना मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था कि उसे चोट लगी है। लेकिन मैं क्या कर सकता था, भले ही मैं वहां होता। और यह गंभीर नहीं लग रहा था। मैं झिझकते हुए देख रहा था। कोच हंसा। माफ करना, न्यूटन, वो लड़की अब तक की सबसे बुरी बदकिस्मती है। उसे दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। उसने जानबूझकर अपनी पीठ मोड़ ली और दूसरा खेल देखने चला गया ताकि बेला अपनी पूर्व दर्शक की भूमिका में वापस आ सके। ओह, माइक ने फिर सोचा, अपनी बांह की मालिश करते हुए। वह बेला की ओर मुड़ा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या आप हैं? उसने शर्म से पूछा। मुझे लगता है कि मैं इसे कर लूंगा। मैं रोने वाले बच्चे की तरह नहीं दिखना चाहता। लेकिन, यार, ये दुखदाई है। माइक ने अपना हाथ गोल गोल घुमाया और करा उठा। मैं यहीं रहूंगी, बेला ने कहा, उसके चेहरे पर दर्द के बजाय शर्मिंदगी थी। शायद माइक को सबसे बुरा लगा हो। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। कम से कम वह अब खेल नहीं रही होगी। उसने अपनी पीठ के पीछे रैकेट को इतनी सावधानी से पकड़ा हुआ था, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। मुझे अपनी हंसी को खांसी के रूप में छिपाना पड़ा। एमिट जानना चाहता था कि इसमें क्या मजाक है। बाद में बताऊंगा, मैंने बुदबुदाया। बेला ने फिर से खेल में भाग नहीं लिया। कोच ने उसे अनदेखा कर दिया और उसे जाने दिया।
माइक अकेले खेलते हैं। मैंने घंटे के अंत में क्विज को आसानी से पूरा कर लिया और श्रीमती गॉफ ने मुझे जल्दी जाने दिया। मैं कैंपस में घूमते हुए माइक की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने बेला से मेरे बारे में सवाल करने का फैसला किया था। जेसिका ने कसम खाई कि वे डेटिंग कर रहे हैं। क्यों? उसे क्यों चुनना पड़ा? वो इस वास्तविक घटना को नहीं पहचान पाया कि उसने मुझे चुना था। इसलिए तो क्या? उसने सोचा, तुम और कुलिन, तुम और वह सनकी। मुझे लगता है अगर कोई अमीर आदमी ऐसा है, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मैंने उसकी अपमानजनक धारणा पर दांत पीस लिए। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, माइक। रक्षात्मक, तो ये सच है। बकवास, मुझे ये पसंद नहीं है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वह झल्लाकर बोली। वह क्यों नहीं देख पाती कि वह कैसा तमाशा कर रहा है? जैसे वे सभी हैं, जिस तरह से वह उसे घूरता है, ये देखकर मुझे सिहरन होती है। वह तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम खाने की कोई चीज हो। मैं सिहर उठी, उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उसके होंठ आपस में इस तरह दब गए मानो उसने अपनी सांस रोक रखी हो। फिर अचानक उसके होठों से एक हंसी फूट पड़ी। अब वो मुझ पर हंस रही है। बढ़िया। माइक उदास मन से मुड़ा और कपड़े बदलने चला गया। मैं जिम की दीवार के सहारे झुक गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह माइक के आरोप पर कैसे हंस सकती थी, जो पूरी तरह से सही था कि मुझे चिंता होने लगी कि फोक्स बहुत ज्यादा जागरूक हो रहा है। वो इस सुझाव पर क्यों हंसेगी कि मैं उसे मार सकता हूँ, जबकि वह जानती थी कि यह पूरी तरह सच था। उसके साथ क्या गलत था? क्या उसका हास्यबोध विकृत था? यह उसके चरित्र के बारे में मेरे विचार से मेल नहीं खाता था, लेकिन मैं कैसे निश्चित हो सकता था? या शायद मूर्ख परी के बारे में मेरी धारणा एक मामले में सच थी, उसे डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। बहादुर, यही इसके लिए एक शब्द था। दूसरे लोग उसे बेवकूफ़ कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता था कि वो कितनी बुद्धिमान थी। चाहे जो भी कारण हो, क्या ये डर की यह अजीब कमी थी जिसने उसे लगातार खतरे में डाल दिया था? शायद उसे हमेशा मेरी ज़रूरत होगी। वैसे ही मेरा मूड भी अच्छा हो गया। अगर मैं खुद को अनुशासित कर सकूं, खुद को सुरक्षित बना सकूं, तो शायद मेरे लिए उसके करीब रहना सही होगा। जब वह जिम के दरवाजे से अंदर आई, तो उसके कंधे अकड़ गए थे और उसका निचला होंठ फिर से उसके दांतों के बीच था, जो चिंता का पक्का संकेत था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें मेरी आंखों से मिली, उसका आसन ढीला पड़ गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। यह एक अजीब तरह से शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरे पास चली गई, केवल तब रुकी जब वो इतनी करीब आ गई कि उसके शरीर की गर्मी एक टूटती हुई लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ी। हाय, उसने फुसफुसाया। इस क्षण में मुझे जो खुशी महसूस हुई, वह फिर से अभूतपूर्व थी। हेलो, मैंने कहा, और फिर क्योंकि मेरा मूड अचानक हल्का हो गया था, मैं उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने कहा, जिम कैसा था? उसकी मुस्कान डगमगा गई। ठीक है। वह एक घटिया झूठी थी। सचमुच? मैंने पूछा, इस मुद्दे पर जोर देते हुए कि मैं अभी भी उसके सिर के बारे में चिंतित था। क्या उसे दर्द हो रहा था? लेकिन तभी माइक न्यूटन के विचार इतने जोर से आए कि उन्होंने मेरी एकाग्रता को तोड़ दिया। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। मुझे उम्मीद है कि वह उस चमकदार कार को सीधे चट्टान से नीचे गिरा देगा। वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता था? अपने ही जैसे शैतानों से चिपके रहो। क्या? बेला ने पूछा। मेरी नज़रें फिर से उसके चेहरे पर टिक गईं। उसने माइक की पीछे हटती पीठ को देखा और फिर मेरी तरफ। न्यूटन मुझे परेशान कर रहा है, मैंने स्वीकार किया। उसका मुंह खुला रह गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह शायद भूल गई थी कि मेरे पास उसकी विपत्तिपूर्ण अंतिम घड़ी को देखने की शक्ति थी, या उम्मीद कर रही थी कि मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तुम फिर से सुन नहीं रहे थे। तुम्हारा सिर कैसा है? तुम अविश्वसनीय हो, उसने अपने दांतों से कहा, और फिर वह मुझसे दूर हो गई और पार्किंग स्थल की ओर तेजी से आगे बढ़ी। उसकी त्वचा गहरे लाल रंग की हो गई, वह शर्मिंदा थी।
मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। वह आमतौर पर मुझे जल्दी माफ कर देती थी। तुम ही थे जिन्होंने बताया था कि मैंने तुम्हें कभी जिम में नहीं देखा, मैंने समझाया। इससे मेरी जिज्ञासा जागृत हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह पार्किंग में अचानक रुक गई जब उसे एहसास हुआ कि मेरी कार तक जाने का रास्ता ज्यादातर पुरुष छात्रों की भीड़ द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि वे इस मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं। एसएमजी शिफ्ट पैडल को देखिए। मैंने उन्हें मैगजीन के बाहर कभी नहीं देखा। अच्छी साइड ग्रिल्स। काश मेरे पास $60,000 पड़े होते। यही कारण था कि रोसिली के लिए अपनी कार का उपयोग केवल बाहर ही करना बेहतर था। शहर। मैं कामुक लड़कों की भीड़ को चीरता हुआ अपनी कार की ओर बढ़ा। 1 सेकंड की हिचकिचाहट के बाद बेला भी मेरे पीछे आ गई। दिखावटी, मैंने बुदबुदाया जब वो अंदर चढ़ी। ये किस प्रकार की कार है? उसने सोचा। एक M3। उसने भौहें सिकोड़ी। मैं कार और ड्राइवर नहीं बोलती। यह एक BMW है। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और फिर किसी को भी टक्कर मारे बिना पीछे हटने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे कुछ लड़कों से नजरें मिलानी पड़ी जो मेरे रास्ते से हटने को तैयार नहीं थे। मेरी नज़रों से आधे सेकंड की मुलाकात उन्हें मनाने के लिए काफ़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अब भी नाराज़ हो? उसकी त्योरियां उतर गई थीं। निश्चित रूप से, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। मैंने आह भरी। शायद मुझे ये बात नहीं उठानी चाहिए थी। अच्छा, मैं सुधार करने की कोशिश कर सकता था, मैंने सोचा। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे अगर मैं माफ़ी मांग लूं? उसने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। शायद, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, उसने फैसला किया। और अगर तुम वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। मैं उससे झूठ नहीं बोलने वाला था और मैं किसी भी तरह से इसके लिए सहमत नहीं था। शायद अगर मैं उसे कोई दूसरा विकल्प देता। क्या होगा अगर मैं सच में ऐसा कहूं और इस शनिवार को तुम्हें गाड़ी चलाने दूं? ये सोचकर मैं अंदर से कांप उठा। नए सौदे के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों के बीच एक झुर्री उभर आई। सौदा, उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अब मेरी माफ़ी के लिए। मैंने पहले कभी जानबूझकर बेला को चकित करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन यह एक अच्छा पल लग रहा था। स्कूल से दूर जाते समय मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, ये सोचते हुए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। मैंने अपनी सबसे प्रेरक आवाज़ का इस्तेमाल किया। तो मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको परेशान किया। उसकी धड़कन पहले से ज्यादा तेज हो गई थी और उसकी लय अचानक से रुक रुक कर हो गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वह स्तब्ध दिख रही थी। मैं आधा मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे मैं सफल हो गया हूँ। बेशक, मुझे उसकी आंखों से नज़र हटाने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं भी उतना ही चकित था। यह अच्छी बात थी कि मुझे ये रास्ता याद था। और मैं शनिवार की सुबह जल्दी ही आपके दरवाजे पर आ जाऊंगा, मैंने समझौते को पूरा करते हुए कहा। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे साफ करना चाह रही हो। उसने कहा, यह यदि कोई वोल्वो कार ड्राइववे पर बिना कारण बताए छोड़ दी जाती है तो इससे चाली की स्थिति में कोई मदद नहीं मिलती। वो अभी भी मेरे बारे में कितना कम जानती थी। मैं कार लाने का इरादा नहीं कर रहा था। कैसे? उसने पूछना शुरू किया। मैंने उसे बीच में टोका। जवाब से सवालों का एक और दौर शुरू हो गया। इसकी चिंता मत करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, कार नहीं। उसने अपना सिर एक और झुका लिया और एक क्षण के लिए ऐसा देखा जैसे वो और अधिक मांगने जा रही हो, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदल दिया। क्या अभी देर हो चुकी है? उसने मुझे आज कैफेटेरिया में हुई हमारी अधूरी बातचीत की याद दिलाते हुए पूछा। मुझे उसके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहिए था। ये सवाल तो और भी ज्यादा अप्रिय था। मुझे लगता है कि यह बाद में होगा, मैंने अनिच्छा से सहमति जताई। मैंने उसके घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और सोचने लगा कि उसे कैसे समझाऊं। बिना अपने राक्षसी स्वभाव को बहुत ज्यादा जाहिर किए, बिना उसे फिर से डराए। या क्या मेरे अंधेरे को कम करके आंकना गलत था?
वो उसी विनम्रतापूर्ण दिलचस्पी वाले मुखौटे के साथ प्रतीक्षा कर रही थी जो उसने दोपहर के भोजन के समय पहना था। अगर मैं कम चिंतित होता तो उसकी बेतुकी शांति मुझे हंसा देती। और तुम अब भी जानना चाहते हो कि तुम मुझे शिकार करते क्यों नहीं देख सकते? मैंने पूछा। अच्छा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया के बारे में सोच रही थी, उसने कहा। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैंने पूछा। मुझे पूरा भरोसा था कि वो इनकार करेगी। नहीं, ये तो स्पष्ट झूठ था। मैंने मुस्कुराने से बचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैं तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। और फिर मेरी मुस्कान क्षणिक हास्य के साथ गायब हो गई। ये सिर्फ तुम्हारे वहां होने के विचार से था, जब हम शिकार कर रहे थे। ये बुरा होगा। मानसिक तस्वीर बहुत बड़ी थी बेला, खाली अंधेरे में कितनी कमजोर, मैं, नियंत्रण से बाहर। मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। बेहद, क्योंकि मैंने गहरी सांस ली, एक पल के लिए जलती हुई प्यास पर ध्यान केंद्रित किया। इसे महसूस करना, इसे संभालना, इस पर अपना प्रभुत्व साबित करना। यह मुझे फिर कभी नियंत्रित नहीं करेगा। मैंने चाहा कि यह सच हो। मैं उसके लिए सुरक्षित रहूंगा। मैंने स्वागत करने वाले बादलों की ओर देखा, उन्हें वास्तव में देखे बिना। काश मैं यह मान पाता कि अगर मैं शिकार कर रहा होता और उसकी खुशबू को पार करता तो मेरा दृढ़ संकल्प कुछ फर्क कर सकता था। जब हम शिकार करते हैं, हम खुद को अपनी इंद्रियों के हवाले कर देते हैं, मैंने उसे बताया, बोलने से पहले हर शब्द पर सोच रहा था। अपने दिमाग से कम नियंत्रित करें, खास तौर पर अपनी सूंघने की शक्ति से। अगर तुम मेरे आसपास कहीं होते जब मैंने इस तरह से नियंत्रण खो दिया था। मैंने ये सोचकर पीड़ा में अपना सिर हिलाया कि क्या होगा, क्या नहीं, बल्कि तब क्या निश्चित रूप से होगा। मैंने उसकी दिल की धड़कनों में आई तेजी को सुना और फिर बेचैन होकर उसकी आंखों को पढ़ने के लिए मुड़ा। बेला का चेहरा शांत था, उसकी आंखें गंभीर थीं। उसका मुंह थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वह चिंता में थी। लेकिन किस बात की चिंता? अपनी सुरक्षा की। क्या कोई उम्मीद थी कि मैंने आखिरकार सच्चाई स्पष्ट कर दी है? मैं उसे घूरता रहा, उसके अस्पष्ट भाव को निश्चित तथ्य में बदलने की कोशिश करता रहा। उसने पीछे देखा। एक क्षण बाद उसकी आंखें गोल हो गईं और पुतलियां फैल गईं, हालांकि रोशनी नहीं बदली थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और अचानक कार में शांति गुनगुनाती हुई लगने लगी, ठीक वैसे ही जैसे आज दोपहर को अंधेरे में डूबे जीवविज्ञान कक्ष में थी। हमारे बीच फिर से बिजली का कर्द दौड़ गया और उसे छूने की मेरी इच्छा कुछ समय के लिए मेरी प्यास की मांगों से भी ज्यादा मजबूत हो गई। धड़कती बिजली ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरी नब्ज फिर से चल रही हो। मेरा शरीर उसके साथ गाने लगा, मानो मैं इंसान हूँ। दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मैं उसके होठों की गर्मी को अपने होठों पर महसूस करना चाहता था। एक सेकंड के लिए मैं अपनी ताकत, नियंत्रण पाने के लिए बेताब था, ताकि मैं अपना मुंह उसकी त्वचा के इतने करीब रख सकूं। उसने तेज सांस ली और तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने तेजी से सांस लेना शुरू किया था, तब उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हमारे बीच का संबंध तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब और गलतियां नहीं। बेला का अस्तित्व हजारों नाजुक संतुलित रासायनिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ था, जो इतनी आसानी से बाधित हो जाती थीं। उसके फेफड़ों का लयबद्ध विस्तार, ऑक्सीजन का प्रवाह उसके लिए जीवन या मृत्यु था। उसके नाजुक दिल की धड़कन को कई बेवकूफ दुर्घटनाओं या बीमारियों या मेरे द्वारा रोका जा सकता था। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य संभवतः हेमिट को छोड़कर, अगर उसे वापस मौका दिया जाए, अगर वह अमरता को फिर से नश्वरता के लिए बदल सकता है, तो वह हिचकिचाएगा। रोज़ली और मैं, कार्लिसले भी इसके लिए आग में खड़े होंगे। जितने दिन या सदियां जलेंगी, उतने दिन जलेंगी। जरूरी, हमारे अधिकांश लोग अमरता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे मनुष्य भी थे जो अमरता की चाहत रखते थे, जो अंधेरे स्थानों में ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो उन्हें सबसे काला तोहफा दे सकें। हम नहीं, मेरा परिवार भी नहीं। हम इंसान बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम में से कोई भी, यहाँ तक कि रोज़ली भी,
कभी भी किसी रास्ते के लिए इतनी बेताब नहीं थी। वापस वैसे ही जैसे मैं अब था। मैंने अपनी आंखें खोली और विंडशील्ड में सूक्ष्म गड्ढों और खामियों को देखा, जैसे कि अपूर्ण ग्लास में कोई समाधान छिपा हुआ था। बिजली अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी और मुझे अपने हाथों को पहिए पर रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना था। मेरे दाहिने हाथ में फिर से बिना दर्द के चुभन होने लगी, जब मैंने उसे पहले छुआ था। बेला, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। उसने बिना कोई टिप्पणी किए तुरंत मेरी बात मान ली, कार से बाहर निकल गई और अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। क्या उसे भी आपदा की संभावना का एहसास उतना ही स्पष्ट रूप से हुआ जितना मुझे हुआ था? क्या उसे जाने में दुख हुआ, जैसा कि मुझे उसे जाते हुए देखकर दुख हुआ? एकमात्र सांत्वना ये थी कि मैं उसे जल्द ही देखूंगा, उससे भी जल्दी जब वो मुझे देखेगी। मैं उस पर मुस्कुराया, फिर खिड़की नीचे की और एक बार फिर उससे बात करने के लिए झुका। अब ये सुरक्षित था, कार के बाहर उसके शरीर की गर्मी के साथ। वो उत्सुकतावश ये देखने के लिए मुड़ी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत उत्सुक रहती थी, हालांकि मैंने उसके लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। मेरी अपनी जिज्ञासा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। यह उचित नहीं था। ओह सुंदर, हाँ, कल मेरी बारी है। उसका माथा सिकुड़ गया। अब तुम्हारी बारी क्या है? सवाल पूछो। कल, जब हम सुरक्षित जगह पर होंगे, गवाहों से घिरे होंगे, तो मुझे अपने जवाब खुद मिलेंगे। मैं इस विचार पर मुस्कुराया और फिर दूर चला गया क्योंकि उसने जाने का कोई कदम नहीं उठाया। कार के बाहर होने के बावजूद बिजली की गूंज हवा में गूंज रही थी। मैं भी बाहर निकलना चाहता था, ताकि उसके साथ रहने के बहाने से उसे उसके दरवाजे तक छोड़ सकूं। अब कोई गलती नहीं। मैंने गैस दबाई और फिर जब वो मेरे पीछे गायब हो गई तो मैंने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा बेला की तरफ या उससे दूर भाग रहा था। उससे दूर, कभी भी अपनी जगह पर नहीं रहना। अगर हमें कभी भी शांति मिलनी है तो मुझे अपनी जगह पर बने रहने का कोई रास्ता खोजना होगा। जब मैं गैराज की ओर जा रहा था, तो मेरा घर बाहर से शांत और खामोश लग रहा था। लेकिन मैं अंदर से शोरगुल को सुन सकता था, जो जोर से बोला जा रहा था और चुपचाप सोचा जा रहा था। मैंने अपनी पसंदीदा कार की ओर एक उदास नज़र डाली, अभी भी बेदाग, अभी के लिए, इससे पहले कि मैं पुल के नीचे उस खूबसूरत राक्षस का सामना करने के लिए निकल जाऊं। मैं गैराज से घर तक की छोटी सी पैदल दूरी भी तय नहीं कर पाया था कि मुझे रोक लिया गया। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनाई दी, रोसेली सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई। वह सीढ़ियों के नीचे खड़ी हो गई, उसके होंठ उसके होंठों पर पीछे की ओर खींच गए। दांत। मैं 20 गज दूर रुक गया और मेरे रुख में कोई आक्रामकता नहीं थी। मुझे पता था कि मैं इसका हकदार हूँ। मुझे बहुत खेद है, रोज, मैंने उससे कहा, इससे पहले कि वो हमला करने के लिए अपने विचार भी जुटा पाती। शायद मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। उसके कंधे चौड़े हो गए, उसकी थोड़ी ऊपर उठ गई। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? एम्मेट धीरे धीरे उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे आया। मुझे पता था कि अगर रोज़ली ने मुझ पर हमला किया, तो एम्मेट हमारे बीच आ जाएगा। मेरी रक्षा करने के लिए नहीं, उसे मुझे इतना भड़काने से रोकने के लिए कि मैं वापस लड़ूं। मुझे खेद है, मैंने उससे पुनः कहा। मैं देख सकता था कि वो मेरी आवाज़ में व्यंग्य की कमी और मेरे त्वरित समर्पण से आश्चर्यचकित थी। लेकिन वह अभी भी माफ़ी स्वीकार करने के लिए बहुत क्रोधित थी। क्या आप अब खुश हैं? नहीं, मैंने कहा, मेरी आवाज़ में दर्द इनकार का सबूत दे रहा था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसे क्यों बताओगे? सिर्फ इसलिए कि उसने पूछा। शब्द खुद इतने कठोर नहीं थे, यह उसकी मानसिक आवाज़ थी जो सुई की तरह तीखे बिंदुओं से धारदार थी। उसके दिमाग में बेला का चेहरा भी था, बस उस चेहरे का एक कैरिकेचर जिसे मैं प्यार करता था। इस पल में रोसेली मुझसे जितनी नफरत करती थी, बेला के लिए उसकी नफरत उससे कहीं कम थी। वो यह मानना चाहती थी कि यह नफरत जायज़ थी, सिर्फ मेरे बुरे व्यवहार पर आधारित थी कि बेला सिर्फ इसलिए एक समस्या थी क्योंकि वह अब हमारे लिए एक खतरा थी। एक टूटा हुआ नियम। बेला बहुत कुछ जानती थी, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी निर्णय क्षमता उसकी ईर्ष्या से कितनी प्रभावित थी। लड़की
यह अब इस तथ्य से कहीं अधिक था कि मुझे बेला रोज़ली की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लगी। उसकी ईर्ष्या ने ध्यान को विकृत और स्थानांतरित कर दिया था। बेला के पास वह सब कुछ था जो रोज़ली चाहती थी। वह इंसान थी, उसके पास विकल्प थे। रोज़ को गुस्सा आया कि बेला इसे खतरे में डाल देगी, कि वह अंधेरे के साथ छेड़खानी करेगी जबकि उसके पास अन्य विकल्प थे। रोज़ ने सोचा कि वह उस लड़की के साथ अपना चेहरा भी बदल सकती है जिसे वह साधारण समझती थी, यदि उसे बदले में उसकी मानवता मिल जाए। हालांकि रोसेली मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करते समय इन सब बातों के बारे में न सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल नहीं पा रही थी। क्यों? जब मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने जोर से पूछा। वह नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ना जारी रखूं। तुमने उसे क्यों बताया? मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप ऐसा कर पाए, एम्मेट ने मेरे जवाब देने से पहले ही कहा। आप शायद ही कभी यह शब्द बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ भी। यह आपका पसंदीदा शब्द नहीं है। वह सोच रहा था कि रोज़ और मैं इस मामले में कितने एक जैसे हैं, कैसे हम दोनों उस गैर जीवन को शीर्षक देने से बचते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। एम्मेट को ऐसी कोई शंका नहीं थी। एम्मेट जैसा महसूस करना कैसा होगा? इतना व्यावहारिक होना, पछतावे से मुक्त होना, इतनी आसानी से स्वीकार कर आगे बढ़ पाना। रोज़ और मैं दोनों अधिक खुश होंगे यदि हम उनके बताए मार्ग पर चल सकें। उदाहरण, हमारी समानताओं को इतनी स्पष्टता से देखकर यह बहाना बनाना और भी आसान हो गया कि रोज़ अभी भी मेरी ही तरह सोच रही थी। तुम गलत नहीं हो, मैंने एम्मेट से कहा। मुझे संदेह है कि मैं कभी खुद ये कह पाऊंगा। एम्मेट ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसके पीछे, घर के अंदर, मैं बाकी दर्शकों के आश्चर्य को महसूस कर सकता था। केवल एलिस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो फिर कैसे? रोसेली ने फुसफुसाकर पूछा। ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, मैंने बिना किसी उम्मीद के कहा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ये जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं था। यह शायद कुछ ऐसा था जिसे हमें पहले से ही समझ लेना चाहिए था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने पूछा। बेला एप्रैम ब्लैक के परपोते की दोस्त है। रोसेली आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। एम्मेट भी अचंभित था। वे इस निर्देश के लिए मुझसे ज्यादा तैयार नहीं थे। कार्लिसले दरवाजे पर दिखाई दिया। यह अब मेरे और रोज़ली के बीच की लड़ाई से कहीं ज्यादा था। एडवर्ड, उसने पूछा। हमें पता होना चाहिए था, कार्लिसल। बेशक जब हम वापस आएंगे तो बुजुर्ग अगली पीढ़ी को चेतावनी देंगे। और बेशक अगली पीढ़ी इस पर भरोसा नहीं करेगी। यह उनके लिए बस एक मूर्खतापूर्ण कहानी है। जिस लड़के ने बेला के सवालों का जवाब दिया, उसे उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कार्लिसल की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित नहीं था। मुझे पता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, लेकिन मैं अब एलिस के कमरे में बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये जानने के लिए कि जेस्पर क्या सोचेगा। आप सही कह रहे हैं, कार्लिसले ने कहा। स्वाभाविक रूप से, यह इसी तरह से होगा। उसने आह भरी। ये दुर्भाग्य है कि एप्रैम की संतान को इतने जानकार श्रोता मिले। जेस्पर ने कार्लिसले की प्रतिक्रिया सुनी और वह चिंतित था, लेकिन उसके विचार क्विल्यूट्स को चुप कराने से ज्यादा एलिस के साथ जाने के बारे में थे। एलिस पहले से ही भविष्य के लिए उसके विचारों पर नजर रख रही थी और उनका खंडन करने की तैयारी कर रही थी। उसका कहीं जाने का कोई इरादा नहीं था। यह कोई बुरी किस्मत नहीं है, रोसेली ने दांत पीसते हुए कहा। यह एडवर्ड की गलती है कि लड़की को कुछ भी पता है। सच है, मैंने तुरंत सहमति जताई। यह मेरी गलती है। मुझे खेद है। प्लीज, रोसेली ने सीधे मुझ पर सोचा। रोल ओवर रूटीन बहुत हो गया। इतना पश्चातापी होकर खेलना बंद करो। मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैंने उससे कहा। मुझे पता है कि मैं इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। सब कुछ बहुत गड़बड़ कर दिया। एलिस ने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी कार को जलाने की सोच रहा था, है न? मैं मुस्कुराया। उसने ऐसा किया, लेकिन मैं इसके लायक हूँ। अगर इससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तो ऐसा करो। वो बहुत देर तक मुझे देखती रही, विनाश के बारे में सोचती रही, मेरी परीक्षा लेती रही,
ये देखने के लिए कि कहीं मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। मैंने उसकी ओर देखते हुए कंधे उचका दिए। ये तो बस एक खिलौना है, रोज। तुम बदल गए हो, उसने फिर से अपने दांतों के बीच से कहा। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है। वह घूमी और गराज की ओर चली गई, लेकिन वह झांसा दे रही थी। अगर इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता तो इस अभ्यास का कोई मतलब नहीं था। मेरे पूरे परिवार में वह अकेली थी जिसे कारों से उतना ही प्यार था जितना मुझे था। मेरी कार इतनी खूबसूरत थी कि बिना किसी कारण के उसे तोड़ना फोड़ना ठीक नहीं था। एम्मेट ने उसकी ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अभी पूरी कहानी बताओगी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने मासूमियत से कहा। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर रोज़ली का पीछा किया। मैंने कार्लिसले की ओर देखा और जैस्पर का नाम बोला। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं उससे बात करूँगा। एलिस दरवाजे पर दिखाई दी। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने कार्लिसले से कहा। कार्लिसले ने उसे देखकर थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हालांकि हम एलिस के जितना संभव था उतने ही आदी थे, लेकिन वह अक्सर अजीबोगरीब होती थी। कार्लिसले ने उसके पास से गुजरते हुए उसके छोटे काले बालों को थपथपाया। मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठा था और एलिस मेरे बगल में बैठी थी। हम दोनों ऊपर की मंजिल पर हो रही बातचीत सुन रहे थे। एलिस में कोई तनाव नहीं था, वह जानती थी कि यह कैसे खत्म होगा। उसने मुझे दिखाया और मेरा तनाव भी गायब हो गया। संघर्ष शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। जैस्पर कार्लिसल की उतनी ही प्रशंसा करता था जितनी हम में से कोई भी करता था, और वो उसके नेतृत्व का पालन करने में खुश था, जब तक उसे नहीं लगा कि एलिस खतरे में हो सकती है। मैंने पाया कि अब मैं जैस्पर के दृष्टिकोण को अधिक आसानी से समझ गया हूँ। यह अजीब था कि बेला से पहले मैं कितना कुछ नहीं समझ पाया था। उसने मुझे उससे कहीं ज्यादा बदल दिया था जितना मैं जानता था कि मेरे लिए बदलना और फिर भी खुद बने रहना संभव था।